हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी व्हाइल ड्राफ्टिंग अ रिसर्च प्रपोजल डे 4 में डिस्कस करूंगी कि जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख रहे होते, ड्राफ्ट कर रहे होते, या जब हम अपना टॉपिक सेलेक्ट करने वाले होते हैं तो उसमें हम क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और आप मेरा लाइव सेशन देख रहे हो तो साथ में ही बुक लेके बैठ जाइए और लिखिए कि आज हमने क्या स्टडी किया। तो जैसे आज ये सेशन डेडिकेटेड है कैंडिडेट्स हु आर प्लानिंग टू ड्राफ्ट द रिसर्च प्रपोजल और मे बी आर थिंकिंग ऑफ सेलेक्टिंग अ टॉपिक, तो आप लिख लीजिए कि आज पीएचडी की गाइडेंस सेशन है, ड्राफ्टिंग अ रिसर्च प्रपोजल। और इसके पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हमें पीएचडी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होने देती। ठीक है, तो चलिए आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है इस कंटेंट में, इस और साथ में जब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मैं सारे एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी को मेजरली कवर कर लूं। और अगर आज जो कुछ नहीं कवर हो पाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में, मेरी प्रीवियस वीडियोस है और मेरी पूरी प्लेलिस्ट है आओ रिसर्च सीखे, जिसका मैं लिंक आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूंगी। उस सीरीज में जाके, उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं वीडियो का टाइटल और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके ऊपर आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी हमेशा सजेशन है वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर पीएचडी और वेन एवर यू आर प्लानिंग टू गो और एनरोल अप्लाई फॉर पीएचडी, और जब आप इंटरव्यू फेस करोगे ऑलवेज गो प्रिपेयर्ड। अब वो जमाना नहीं है जब हमें कोई हेल्प नहीं करता था, जब नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट आज मैं बोलूं, नॉलेज इतनी सारी हमसे मिल रही है, इतना हमें हर जगह से नॉलेज मिल रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा है हमको क्या करना है। इसलिए ऑलवेज से कि ऑलवेज स्टिक टू रिलायबल सोर्सेज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही रिलायबल सोर्स हूँ, बट यस, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपसे अपडेटेड इंफॉर्मेशन और रेफरेंस के साथ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूं। ठीक है, तो चलिए अब और टाइम नहीं मैं लेती, अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, जब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप क्या गलती कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जो ये आपको पूरा बेस बनेगा आपकी पीएचडी प्रपोजल और पीएचडी कंप्लीशन तक। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को हार्ट एंड सोल ऑफ पीएचडी कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट मी, अब मैं कहूंगी अगर हम टीचर्स है, हम फैकल्टी है, हम अपने बच्चों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और मे बी एट पीजी लेवल आप पढ़ा रहे हो, तो ये गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने फैकल्टीज टीचर मेंबर को देखा है स्ट्रगल करते हुए, जब उनको खुद को ही नहीं पता होता है। ठीक है, तो ऐसे एम्बेरसिंग मोमेंट्स हमको नहीं रखने। अब विथ स्पेशली जब से हमारे पास एआई आ गया है, तो जब आप स्टडी कर रहे हो, आप देखिए आप ऑथेंटिक सोर्सेस से स्टडी करें, और क्लास में भी आप विदाउट प्रिपरेशन कभी मत चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक होता है अनक्लियर रिसर्च प्रॉब्लम। मैंने ऐसे स्कॉलर से भी बात की है, या कुछ बच्चों ने, कैंडिडेट से मुझे ये तक बताया है कि उनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का भी मतलब नहीं पता था। तो याद रखिए, रिसर्च always starts with a problem, identification of a research gap, and a good research always ends, a good research studies always ends with a research problem for the budding scholars। ठीक है, तो आप जब भी अपना रिसर्च पेपर को कंपाइल करके एंड कर रहे होते हैं, उसमें भी आप बताते हो कि क्या लिमिटेशंस थी और फ्यूचर स्कॉलर्स क्या स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली थीसिस में आपको हमेशा बोला जाता, लिखना होता है कि फ्यूचर रिसर्च स्कॉलर्स आगे क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, वे अहेड, या तो अब मैं बोलूं इसके बाद हम क्या स्टडी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहां से पता लगती है प्रॉब्लम? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एग्जिस्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आप रिसर्च गैप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप एआई को जितना यूज कर रहे हैं, बट कोशिश कीजिए आप पहले खुद का दिमाग भी लगाइए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये रिसर्च प्रॉब्लम वर्थ एक्सप्लोरिंग है या नहीं। आप 3 साल एक टॉपिक को देने वाले। ठीक है, मैंने जब अपनी पीएचडी स्टार्ट की थी मैं खुद ही बहुत रॉ थी। ठीक है, बट अब मुझे लगता है कि अगर अब मैं पीएचडी करती तो मैं 10 टाइम्स बेटर कर सकती थी। ओके, तो हम सब उस फेज से आते। ओके, तो सबसे पहले याद रखिए अनक्लियर रिसर्च प्रॉब्लम। तो कॉमन मिस्टेक क्या है? द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू ब्रॉड,
वैग और डिस्क्रिप्टिव इंस्टेड ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड। तो ये हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, हम न्यूज नहीं देख रहे या मूवी नहीं चल रही है, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ओके, अब जैसे रॉन्ग एग्जांपल मैं बताती हूँ, काफी कैंडिडेट्स ने मुझसे शेयर किया कि हम ऐसी गलतियां करके आए थे और पैनल ने हमको बताया। तो सपोज आपका एग्जांपल है इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बिजनेस। मैंने कल ही आपको बताया था कि रिसर्च में आपको एक बैकग्राउंड, एक एरिया, एक सेक्टर सेलेक्ट करना है। तो दिस इज टू ब्रॉड बिकॉज एआई अफेक्ट्स मल्टीपल इंडस्ट्री फंक्शंस एंड स्टेक होल्डर्स। सो व्हाट शुड बी द करेक्टेड वन? Impact of AI based recruitment tools on hiring efficiency and candidate experience in Indian IT companies। तो देखिए कितना स्पेसिफिक है, किसका इम्पैक्ट चेक कर रहे, AI बेस्ड रिक्रूटमेंट टूल्स। ठीक है, आप AI बेस्ड रिक्रूटमेंट टूल्स कौन से यूज करने वाले हैं आप वो भी लिखेंगे। ठीक है, कहां पर हो रहा है इसका इम्पैक्ट चेक? हायरिंग एफिशिएंसी और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस कौन से सेक्टर में? इन इंडियन आईटी कंपनीज। फर्दर यू कैन नैरो डाउन, यू कैन सेलेक्ट 5 कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज 10। ठीक है, आप कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं जो भी, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कभी भी वेग नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कौन सा प्रॉब्लम पर स्टडी कर रहे हैं। Okay, so this corrected version is specific, measurable, researchable and industry focused। Okay, तो सबसे पहले आपका statement of problem या रिसर्च प्रॉब्लम को आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। और मैं बोलती हूँ अदर एंड में आपके वाइवा डिफेंस हो गया या आप किसी को बताने जा रहे हो, क्या आप वन लाइन में बता सकते हो आपने पीएचडी किस टॉपिक पर की है? तो जो आप वो बोलोगे ना वही कहीं पर कनेक्शन था, पूरी थीसिस आपकी बाइंड हो जाएगी। ओके, तो चलिए, वीक रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन। अब आप एआई से कर रहे हैं सारा रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो आप खुद कब पढ़ रहे हैं और खुद कब रीड कर रहे हैं? ठीक है, उसको असिस्टेंस और सपोर्ट के लिए यूज कीजिए, उसको ऐसे मत यूज कीजिए कि वही कल जाके आपकी थीसिस लिख रहे हैं। अब तक इतना टेक्नोलॉजी नहीं आया कि मेरे बदले एआई मेरी थीसिस डिफेंड कर सकता है, क्या पता आने दिनों में भी वो भी आ जाए। ठीक है, तो तब तक आप याद रखिए कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। अच्छे पेपर्स पढ़िए। अब मैं अच्छे पेपर्स मतलब, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ स्केल, तो जैसे मैं बेसिक एग्जांपल देती हूँ सर्विस क्वालिटी मॉडल, क्योंकि वो सबको रिसर्च मार्केटिंग के डोमेन में, कॉमर्स में सबको पता होता है। ठीक है, सर्विस क्वालिटी मॉडल का एक रेडीमेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केल मॉडल, आप बोल सकते हैं। ओके, अब ये जब मैंने स्टडी किया ना, ये मेरा बेस पेपर था। ओके, तो आपको अपने एरिया में, जैसे आप एआई में पढ़ रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ रहे हो, आप एसईओ में पढ़ रहे हो, या आप प्रिवेंशन ऑफ बैंक फ्रॉड्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो, किसी ने उसके ऊपर बेस पेपर मतलब किसी ने उसके ऊपर थियोरी दी है, या पहली बार वो कब आया था, अगर आपके पास वो पेपर है ना, तो वहां से आपको अपनी स्टोरी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो जब आप ये रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन करें ना अच्छे से थॉरली। अब एक और चैलेंजेस हम सबके पास क्या होता है, वी डोंट हैव एक्सेस टू स्कोपर्स डेटाबेस और गुड जर्नल्स। तो ये एक चैलेंज बन जाता है कि हम कौन से पेपर्स पढ़े। फिर हम ऐसे पेपर्स पढ़ते हैं जिनसे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है और हम भी फाइनली कुछ नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट और असिस्टेंस मिले, ऑलवेज चेक विथ योर कॉलेज लाइब्रेरीज, स्पेशली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पास ये रहते ही है, या अगर कोइंसिडेंटली आपके कोई फ्रेंड्स आपको आईआईटीज आईआईएम से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ऐसे पेपर्स कीजिए जो बेस पेपर्स है, जहाँ पे आपको ओरिजिनल आइडियाज से ही पता लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या रिसर्च रिव्यू या रिसर्च गैप में गलती कर रहे हैं, वी आर जस्ट समराइजिंग द लिटरेचर विदाउट आइडेंटिफाइंग व्हाट इज मिसिंग। हमको हमेशा बोला गया आप 100 रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो, बट वो 100 रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको क्या करना है? ठीक है, आपको उनको स्टडी करना है, आपको देखना है व्हाट गैप्स वर नॉट स्टडीड, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं कवर है, किसी ने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बोली है। ठीक है, या तो किसी ने बोला है कि अब तक इस एरिया में, इस सेक्टर में स्टडी नहीं हुई है। ठीक है, तो वो ज्योग्राफिकल गैप्स हो सकते हैं, मेथोडोलॉजिकल गैप्स, किसी ने पुराने मॉडल के ऊपर स्टडी किया, आप कोई न्यू वेरिएबल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी ने एक ही मॉडल पर स्टडी किया, अब दो मॉडल्स को मर्ज करने की कोशिश करे, तो ये सारे गैप्स। ठीक है, सिर्फ समराइजिंग नहीं होता है। तो रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना मतलब आप देखिए आज तक किसने क्या बोला है और आज तक कौन सी चीजें कवर नहीं हुई है। डिबेटेबल टॉपिक्स है क्या? कुछ किसी ने बोला है नॉन मॉनिटरी से लोग मोटिवेट हो रहे हैं और किसी ने बोला मॉनिटरी से। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च वीडियो बनाई हुई है, टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप्स। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समझ आएगा कि गैप को आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा रिसर्च गैप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैनी स्टडीज एग्जामाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्लोबली, बट लिमिटेड रिसर्च एग्जिस्ट ऑन एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर कंटेंट, कंज्यूमर ट्रस्ट अमॉन्ग जेन ज़ी इन इंडिया, स्मॉल बिजनेस एडॉप्शन इन दिस पर्टिकुलर सिटीज।
दिस बिकम्स अ वैलिड रिसर्च गैप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कंफ्यूजन बिटवीन टॉपिक, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। अगर आपने कोई मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं या मेरे कोई लाइव सेशंस देखे तो आपको पता होगा, मैं हमेशा एक गोल्डन रूल बोलती हूँ रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, देयर शुड बी अ लिंकेज, देयर शुड बी अ अलाइनमेंट बिटवीन द रिसर्च टॉपिक, टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस एंड द क्वेश्चनर। याद रखिए, आप जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर रहे हैं आप वही अचीव करेंगे। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्यों फ्रेम करते हैं, उन्हीं को हमने अचीव करना है। इफ यू वांट टू नो कवलप्रीत कहाँ रहती है, आप उसको राइट क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो सिमिलरली आप जो अचीव करना चाहते हैं आप उसके लिए क्वेश्चंस पूछेंगे। अब वो क्वेश्चंस कहाँ पर आते हैं, क्वेश्चनर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा टाइटल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव लॉयल्टी की बात कर रहा है, और मेरा क्वेश्चनर आपको बता रहा है ब्रांड के ऊपर कुछ और बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आप 25 पेपर्स, अच्छे पेपर्स का रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे आपको समझ आएगा व्हाट इज द अलाइनमेंट और व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ कि क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, टॉपिक, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। सो कॉमन मिस्टेक क्या, स्कॉलर्स मिक्स ऑल कंपोनेंट्स टुगेदर। रिसर्च टॉपिक इज द ब्रॉडर एरिया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। रिसर्च प्रॉब्लम इज द स्पेसिफिक इशू, मुंबई का को क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से चैलेंजेस है, और भी स्पेसिफिक बस ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट रिसर्चर वांट्स टू अचीव, मुझे वो पीएचडी करके क्या मिला, कौन से रिसर्च से मैंने क्या फायदा लिया। ठीक है, हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल प्रेडिक्शन, वो चीजों को टेस्ट मत कीजिए जो बहुत बार टेस्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं जाके अगर एटीएम पर स्टडी करूं और बेसिक चीजों पर स्टडी करूं तो मेक्स नो रेलेवेंस, बिकॉज अब एटीएम मशीन को आए बहुत साल हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये बोलो कि एआई या इजी पेमेंट्स की वजह से एटीएम के विड्रॉल्स पर कुछ असर हुआ तो ऐसे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन टॉपिक है, प्रॉब्लम क्या है, लो एडॉप्शन ऑफ यूपीआई अमॉन्ग एल्डरली कंज्यूमर्स इन सेमी अर्बन इंडिया। आपको यहाँ पर सेमी अर्बन और एल्डरली कंज्यूमर्स, आपने कौन से एज लिए, मे बी आप बोल लो 75 to 80। ओके, ऑब्जेक्टिव टू एग्जामाइन फैक्टर्स अफेक्टिंग यूपीआई एडॉप्शन अमॉन्ग एल्डरली कंज्यूमर्स। जब आपको लो एडॉप्शन फाइंड आउट करना है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग यूपीआई एडॉप्शन तो फाइंड आउट करना ही रहेगा। हाइपोथेसिस, परसीव्ड ईज ऑफ यूज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स यूपीआई एडॉप्शन इंटेंशन। अब देखिए यहाँ पर है ना वेरिएबल से ये कॉन्स्ट्रक्ट्स, परसीव्ड ईज ऑफ यूज और इसकी रेडीमेड स्केल अवेलेबल है। अगर यूपीआई वाले टॉपिक में किसी ने यूज नहीं किए तो आप किसी और वाले टॉपिक से आप उसको एडॉप्ट या अडेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मेरा पूरा गाइडेंस सेशन है, हाउ टू राइट रिव्यू पेपर, फिर स्ट्रक्चराइजिंग एंड फाइनलाइजिंग अ थीसिस। तो अगर आप ये वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर ये देखो एडॉप्शन इंटेंशन। ओके, ये भी आपका कैसे आप मेजर करेंगे ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा कि सबसे पहले हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता है, फिर हमारा रिसर्च गैप क्लियर नहीं होता है। ठीक है, और फिर हमने अभी देखा कि हमारा टाइटल, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और क्वेश्चनर में जो हम पूछने वाले सब कुछ अलाइनमेंट में होना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज ही आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं ये सीरीज इसलिए वैकेशन टाइम में लेके आई हूँ कि आपको भी समझ आए कि अगर जब हमारे पास टाइम है हम कुछ प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम करिए। लाइफ में हम बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते, कभी घर के काम रह जाते, कभी अगर हम जॉब पर है तो वहां के काम रह जाएंगे। बट इसके साथ मेरी पीएचडी और मेरी नेट सेट क्वालिफिकेशन भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स की टीचर हूं, तो अगर आप वहां पर पढ़ोगे करियर प्लानिंग एंड प्रोग्रेशन, करियर एडवांसमेंट, तो इट इज ऑलवेज योर ड्यूटी ऑल्सो कि एंश्योर दैट कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। पुअरली फ्रेम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, हमको याद नहीं रहता कि हम कैसे फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा एक्शन वर्ब से फ्रेम होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स वेग होते हैं, हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। अब आप लोग पहला ऑब्जेक्टिव लिखते, सपोज मैं स्टडी कर रही हूँ कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन, तो आप लिख दोगे टू स्टडी कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन, तो आप वो कैसे स्टडी करोगे, आपको वो भी तो पता होना चाहिए ना, हाउ टू फ्रेम द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हम है ना या तो 15-20 ऑब्जेक्टिव्स बना के ले जाते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैंने ऐसी थीसिस भी देखी है, मैं रॉन्ग नहीं बोल रही हूँ,
बट उनके ऑब्जेक्टिव्स भले 6 थे, बट उनके हाइपोथेसिस 40, 50, 60 हाइपोथेसिस थे। तो याद रखिए, हम सब कुछ स्टडी नहीं कर सकते पीएचडी 3 साल में। जितना आप नैरो डाउन, जितना स्पेसिफिक करेंगे, 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स बहुत सही है। एंड मैं हमेशा डिस्क्लेमर भी देती हूँ, डू एज पर योर रिसर्च सुपरवाइजर्स गाइडेंस एंड योर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, ठीक है। अब देखिए रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू स्टडी एआई, सिर्फ यही लिख देते, टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग, टू नो कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एग्जांपल, टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एआई चैट बॉट्स ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो आप क्या इफेक्ट कर रहे हैं एनालाइज, एआई चैटबॉट्स का, कहां पर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कौन से सेक्टर में, इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी एंड परचेज इंटेंशन अमॉन्ग जेन जी कंज्यूमर्स, ओके। ओके, अनदर कॉमन एरर देख लेते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना देते हैं। फिर है मिस अलाइनमेंट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वही आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, टेंटेटिव चीजें जो हमको लगता है हम टेस्ट करके प्रूव कर सकते हैं, ओके। नो एग्जांपल, टू एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आप क्या एग्जामाइन कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ किसका, रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट अफेक्ट्स जॉब स्ट्रेस। वहां पर कहीं पर भी ये बात नहीं हो रही है, ना हमें जॉब स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। दिस हाइपोथेसिस इज अनरिलेटेड। तो करेक्ट हाइपोथेसिस क्या होगा, रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो जब आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स के आप वेरिएबल्स देखिए, ठीक है, क्या उसके कोई रिलेशन है। अगर अब मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर स्टडी कर रही हूँ तो मेरा हाइपोथेसिस कुछ स्ट्रेस रिलेटेड होना चाहिए। बट अगर मैं स्टडी वो नहीं कर रही हूँ तो मेरा हाइपोथेसिस वो कैसे होना चाहिए, ठीक है। और बहुत बार मुझे ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारे पास तो 6 ऑब्जेक्टिव्स है, तो क्या सबके हाइपोथेसिस होने चाहिए। नॉट नेसेसरी, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट स्टिल आप वही चीजें फॉलो करिए जो आपके गाइड रिसर्च सुपरवाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स है, हमने 4 सपोज हाइपोथेसिस बनाए और फिर सब हाइपोथेसिस हमारे बन गए 16-17। तो ये भी चेक कीजिए, बिकॉज जितना बड़ा स्टडी होता जाएगा उसका रेलेवेंस भी खत्म होता जाता है। एंड ट्रस्ट मी, हम उतने से टाइम में सब कुछ नहीं कर पाते। मैं हमेशा बोलती हूँ, अब कंप्लीटेड पीएचडी इज बेटर देन अ परफेक्ट पीएचडी, ओके। तो हमेशा गैप्स और लिमिटेशंस तो रह ही जाएंगे, इसलिए हम वो दूसरे, जब मैं बोलती हूँ रिसर्च स्टार्ट्स विथ अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विथ अ रिसर्च प्रॉब्लम, तो वो आने वाले बडिंग स्कॉलर्स के लिए आप ओपन रख सकते हैं, ठीक है। अब इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये मैंने बहुत बार अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया। मैं नेट सेट को मेंटोर करती हूँ, तो रिसर्च एप्टीट्यूड या पेपर 1 की प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे रिसर्च वाले सेशंस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कॉमन मिस्टेक्स होती है कि हमको वेरिएबल्स नहीं पता है। मैंने बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझाया है, जैसे सनलाइट एंड प्लांट, ओके। तो एक हमको पता नहीं होता विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मेडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग। आजकल बहुत सारे लोग अपनी स्टडी को एडवांस करने के लिए मॉडरेटिंग और मेडिएटिंग भी यूज करे। बट मेरे मेंटोर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका काम कैलकुलेटर से हो रहा है तो आप बड़ी बड़ी मशीन्स पर मत जाइए, ठीक है। तो याद रखिए, सब लोग कर रही है इसलिए मुझे नहीं करना है, मेरी स्टडी को वो एसेंशियल है, वो रिसर्च गैप है, वो मेरी स्टडी को, रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ही आप यूज किए, ठीक है। नहीं तो सिर्फ प्रपोजल के टाइम बताने के लिए मेडिएटिंग और मॉडरेटिंग, और एंड तक पता नहीं लगा कि मेडिएटिंग और मॉडरेटिंग क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन परचेज इंटेंशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे वेरिएबल टाइप इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी है, डिपेंडेंट वेरिएबल परचेज इंटेंशन है, मेडिएटर ब्रांड ट्रस्ट है, मॉडरेटर एज है। देखिए मैं कॉमर्स से हूँ, तो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस एंड डिमांड कब से पढ़ते आ रहे हैं। अब तो जैसे वॉर और मैं बोलूँ ड्राई फ्रूट्स पर क्या असर पड़ रहा है, आप वो स्टडी कर सकते हैं। तो याद रखिए, अगर मुझे अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजम्पशन को कम करना है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है। तो मेरा अगर ऐसे सोचिए कि मेरा बिल आ रहा है 15,000, ओके, मेरे घर का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल अब आ रहा है 15,000, तो मुझे कम करना है। तो समर में डेफिनेटली सब लोग एसी अगर यूज करें, तो सबसे पहले अगर हम एसी यूज करें तो हम एसी के यूसेज कम करेंगे। तो जैसे मैं एसी का यूसेज कम करूंगी मेरा बिल भी कम हो जाएगा। तो किसने किसको इम्पैक्ट किया ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे मेंटोर नीरज कौशिक सर हमेशा बोलते हैं वेरिएबल्स पर ही पूरी कहानी है, वेरिएबल्स ही आपकी स्टडी के एक्टर्स है, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग वेरिएबल्स विदाउट थ्योरेटिकल सपोर्ट, यस। अब ये है ना कि मैंने बताया
बता दिया चलो आपको वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया रेडीमेड स्केल्स अवेलेबल है, बट हम विदाउट स्टडी उनको प्रपोज कर देते, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर रैंडमली चूजन फ्रॉम इंटरनेट आर्टिकल्स और ट्रेंड्स। ऐसे मत कीजिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब अगर मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सपोज मैं बस का पढ़ रही थी, तो मेरे लिए रिलायबिलिटी, बस की रिलायबिलिटी और पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। वो इसलिए नहीं है कि सब बोल रहे हैं या सबने यूज किया, बट यस इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द यूसेज ऑफ बस, बराबर ना। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ओके। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। कहाँ से पता लगती है? करेक्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से। तो आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को स्टडी कीजिए, एस्टैब्लिश थियोरीज देखिए, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ ही सर्विस क्वालिटी जुड़ा होता है, तो कौन सी थियरीज एस्टैब्लिश्ड है, प्रूवन है, एंड प्रायर एम्पिरिकल स्टडीज। देखिए ड्यूरिंग पीएचडी कोई भी न्यू स्केल मत बनाइए, हम वैलिडेट उनको नहीं कर पाते, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो राइट है, ओके, ऐसा नहीं होता है। वैलिडेटेड स्केल्स को यूज करिए, क्योंकि अगर आप एडवांस्ड रिसर्च स्टडी करेंगे ना, तो एक थियोरी, एक अगर आप थियोरी बना रहे हैं, वेरिएबल्स बना रहे हैं, रिसर्च स्केल बना रहे हैं अपडेटेड, उसको वैलिडेट, कंसिस्टेंसी उसकी, मतलब एक्चुअल उसका रिजल्ट देखने को भी 1-1.5 साल लगता है, एंड वो ड्यूरिंग पीएचडी नहीं करनी चाहिए। आफ्टर पीएचडी यू कैन डू ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रायर एम्पिरिकल स्टडीज करना जरूरी। एग्जांपल टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल आप यूज कर सकते हो फॉर एआई एडॉप्शन, फिनटेक एडॉप्शन, ई लर्निंग सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी। अब सपोज मैं हेल्थ केयर में स्टडी कर रही हूँ और उसमें एआई है, तो मैं ये मॉडल यूज कर सकती हूँ। तो आपको ये देखना रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टडी करके सुटेबल क्या है मेरे टॉपिक को, मेरे स्टडी के, इसलिए नहीं कि उन्होंने यूज किया है, बट मेरी स्टडी में उसका क्या रेलेवेंस है, ओके। फिर पुअर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब जब हम एडवांस रिसर्च करते हैं ना, तो याद रखिए कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका रिलेशनशिप स्टडी करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं अगर प्राइस बढ़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी और देयर इज अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल रिड्यूसिंग द यूसेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टूवर्ड्स अदर व्हीकल्स। ये पॉसिबिलिटी है, तो किसने किसको कनेक्ट किया ये आपको पता होना चाहिए। सपोज लॉकडाउन हो गया, तो उससे सब लोग घर पर बैठ गए, तो उससे क्या एफिशिएंसी पर असर पड़ रहा है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पर। तो आप ये डॉट्स को कनेक्ट करिए, ठीक है। तो ऐसे पता होना चाहिए। अब देखिए आप स्टडी कर रहे हैं कि कोई बच्चा अगर ज्यादा जंक फूड खा रहा है और उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो जंक फूड एंड ओबेसिटी है, बट क्या हो सकता है हम ये मिस करते स्टडी करना कि उस बच्चे को कोई हेल्थ चैलेंजेस है, ओके। तो ये सब पता होना चाहिए हमको। और मिसिंग एरोस, कभी हमें पता नहीं होता कौन सा एरो किस पर जा रहा है। हमने सबके मॉडल्स देखे, सबके रिसर्च पेपर्स में सेम मॉडल यूज था, तो हमने भी वैसा एक एआई से बस मॉडल जनरेट करके बना दिया, ठीक है। उसका कोई लॉजिक नहीं है, टैम मॉडल है। या फिर मैं बोलूं अगर आप मार्केटिंग पढ़ते हो, तो टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी बहुत सारी थियोरीज है, ठीक है। तो ऐसे नहीं मैंने जस्ट सुना और यूज कर लिया। इट शुड बी फिजिबल फॉर माई स्टडी, इट शुड शो द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स और द कंस्ट्रक्ट्स व्हिच आई प्लान टू स्टडी, ठीक है। और अगर मेडिएटर्स बोलिए टाइटल में, फिर कहानी में मेडिएटर्स ही नहीं थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेडिएटर्स ही नहीं थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये ईएसजी फ्रेमवर्क, अगर आप कॉमर्स के कैंडिडेट और आपको ईएसजी नहीं पता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एस्पेक्ट आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपका वो भी डाउट क्लियर करने की, ठीक है। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं मैसेज करके कि आप कौन से स्टेज ऑफ पीएचडी पर हो, और या अगर आप प्रपोजल बनाने चाह रहे हो तो आपने कौन सा एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है। सबसे अपना टाइटल मत शेयर कीजिए, ब्रॉडर एरिया डेफिनेटली आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब ईएसजी नेटवर्क की अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। मेडिएटर हो सकता है इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड, डिपेंडेंट वेरिएबल है ईएसजी इन्वेस्टमेंट अटेंशन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग रिसर्च डिजाइन सिलेक्शन, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं जब पीएचडी कोर्स वर्क में सेशन डिलीवर करने जाती हूँ, तो मैं स्पेशली कैंडिडेट्स को बोलती हूँ कि जब चलो अब हो गई गलती, बट आगे याद रखिए whenever you get a chance to improve, I suppose आपका अब रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है, अब आपको बोला उस पर चेंजेस नहीं कर सकते। एक कॉमन गलती हम क्या कर रहे हैं, हमको याद रखना है कि रिसर्च डिजाइन से ना मेजरली ये 3 टाइप्स के ही होते हैं। एक होते हैं एक्सप्लोरेटरी, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और कॉजल। एंड जैसे कि हम सोशल साइंस कॉमर्स वाले जनरली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन ही यूज कर सकते हैं, ओके, बिकॉज वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एज इट इज until you are going for an experimental study, ओके। अगर मुझे स्टडी करना है कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर करके, तो अलग बात है कि वो कॉजल पर जाएगा, बट हम हर चीज को लिख देते एक्सप्लोर,
ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कब यूज होता है? जब स्टडी बहुत ही न्यू है। अब आपको लगता है कि आपने ईएसजी टॉपिक लिया, वो बहुत ही न्यू है, बट वो एक्सप्लोर हो चुका है। ठीक है। तो एक्चुअली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन तब तक ही यूज होता है जब तक आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होती। द डे यू कैन, द डे यू आर एबल टू ड्राफ्ट योर मतलब राइट योर रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स, उस टाइम आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन वर्ड यूज करोगे। इट इज इनकरेक्ट। ओके। तो आप जब भी रिसर्च डिजाइन यूज कर लिख रहे हो, याद रखिए कि आप कहाँ लिख रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्ट्रॉन्ग है, वेन एवर यू आर इन डाउट, ओके, वेन एवर यू फील यू डोंट नो एनीथिंग, गो बैक टू योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है। ऑथेंटिक सोर्सेज से अपनी गलतियां ढूंढे। रॉन्ग एग्जाम्पल, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव डिजाइन टू एस्टैब्लिश कॉजेलिटी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव डिजाइन ये काम नहीं करता है। तो एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ एआई पर्सनलाइजेशन ऑन ऑनलाइन परचेज बिहेवियर, मतलब कॉजल रिसर्च डिजाइन इज मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्या फाइंड आउट करने वाले, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके। चल, नेक्स्ट टाइम प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक, ये तो बहुत ही बड़ी, मतलब मैं बोलूंगी अगर नहीं पता है तो सबसे पहले ये पता करना चाहिए। देखिए, जब आप प्रपोजल बना रहे हैं ना, तो देखिए टारगेट ऑडियंस कौन है। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, आप स्ट्रीट वेंडर्स को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं टारगेट ऑडियंस, अगर कल उसने अपनी दुकान बंद कर दी तो आप अपनी रिसर्च का क्या करोगे? ठीक है। आपने स्विगी पर स्टडी की, स्विगी बंद हो गया तो आप क्या करोगे? अगर आपने स्टार्टअप्स पर स्टडी किया, 10 स्टार्टअप सेलेक्ट किए, उसमें से 6 स्टार्टअप्स बंद हो गए, तो आप क्या करोगे? तो एक तो टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए। एंड जस्ट रिमेंबर, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है ना? व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? मेरे बचपन में एक येलो डायरेक्टरी आती थी, तब क्योंकि ऑनलाइन नहीं होता था, तो उसमें ना सारे, सपोज होटल्स के नंबर दिए होते थे, रेस्टोरेंट्स के नंबर दिए होते थे, तो एक लिस्ट अवेलेबल है। तो किसी भी चीज की अगर लिस्ट अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, नाउ सपोज आई वांट टू स्टडी the impact of AI tools on my students रिटेंशन। ठीक है। ऐसा मुझे कुछ स्टडी करना है। अब मैं टीचर हूँ, मेरे क्लासरूम में जितने बच्चे हैं वो मुझे पता है। ठीक है। तो ये मेरा सैम्पलिंग फ्रेम है। ठीक है। अब मेरी स्टडी थी बस कम्यूटर्स पर मुंबई में। भले न्यूज़पेपर में रोज आता है कि 25 लाख लोग बस से जाते हैं, बट एक तो पहली बात, मैं 25 लाख लोगों को स्टडी करूंगी नहीं। और ऐसा कोई भी डेटाबेस नहीं है जिस पर सपोज कवलप्रीत अगर बस में ट्रेवल कर रही है तो कवलप्रीत को कोई आईडी नंबर मिल गया, या कवलप्रीत को कोई सीट नंबर मिल गई कि रोज वो ही जा रही है। ओके। तो जब भी हमारे पास ऐसा डेटाबेस नहीं होता रिकॉर्ड का, तो उसको हम बोलते हैं हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है। ठीक है। आपके पास रोल नंबर है, आप कोई फुटबॉल क्लब के मेंबर है, आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो जहां पर भी आपके पास ये लिस्ट है, डेटाबेस है, वहां पर ही आप प्रोबेबिलिटी मेथड लगा सकते हैं। जहां पर नहीं है, जैसे मैक्सिमम 90% ऑफ द कॉमर्स कस्टमर्स पर स्टडी कर रहा है मार्केटिंग वाले लोग, तो उनके पास कोई भी सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है। अनटिल एंड अनलेस, जैसे अगर मैं बात करूं, आपको रेस्टोरेंट के परमानेंट मेंबर है, ठीक है, अभी इस्कॉन मंदिर है, वहां पर कुछ लोग परमानेंट मेंबर्स लेते हैं, उन्होंने मेंबरशिप ली होती है, तो उनकी आप स्टडी करोगे तो आपको डेटाबेस मिल जाएगा। ठीक है। बट रोज मंदिर में कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास कोई डेटाबेस नहीं होगा। ओके। तो याद रखिए कि ये गलती नहीं करना। सबसे पहले तो सैम्पलिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ओके। तो सैम्पलिंग साइज और सैम्पलिंग फ्रेम, ये दो अलग अलग बातें। फ्रेम मतलब लिस्ट नंबर। ओके। तो कॉमन मिस्टेक क्या है यहाँ पर अभी सैम्पलिंग टेक्निक में? स्कॉलर्स मेंशन रैंडम सैम्पलिंग विदाउट एक्शन। अब रैंडमनेस का मतलब ही नहीं पता। और रिमेंबर, रिसर्च की इंग्लिश रैंडम और रिसर्च का इंग्लिश का रैंडम बहुत ही अलग है। ठीक है। तो कॉमन एरर्स क्या होते हैं यहाँ पर? सैम्पलिंग फ्रेम पता नहीं है, रॉन्ग टारगेट पॉपुलेशन, स्मॉल सैंपल साइज, कन्वीनियंट सैम्पलिंग विदाउट जस्टिफिकेशन। तो रॉन्ग सैम्पलिंग 30 रिस्पोंडेंट्स टू जनरलाइज एंटायर इंडियन कंज्यूमर्स, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यूजिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग विद स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी मेथड है। एज ग्रुप्स पर आप बाइफर्केशन कर लो कि 18 टू 35, फिर 36 टू 60, इनकम लेवल्स, अर्बन रूरल कैटेगरीज। ओके। तो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस है नेट सेट एक्सपीरियंस के लिए, उसमें आप जाके रिसर्च की वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ठीक है। इनएप्रोप्रिएट सैंपल साइज, अब देखिए, एआई से मत पूछिए, कैलकुलेटर्स आते हैं, बुक्स आती है, सोर्सेज है, वैलिडेटेड सोर्सेज की, अगर आप स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडल यूज कर रहे हैं विच इज अ गुड नंबर, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ आइटम्स कंस्ट्रक्ट्स के बेस पर। ठीक है। आर्बिट्ररी मत सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। और बहुत सारे मैजिक नंबर है, जैसे किसी ने बोला 384 तक आप इतना कलेक्ट कर सकते हो। ओके। और पैनल हमेशा ये भी चेक करता है कि कुछ कुछ पॉपुलेशन बहुत इजीली है, जैसे मेरे को बस कम्यूटर्स है ना, भले लोग फॉर्म नहीं भरते थे, बट yes we have many people who are traveling by buses,
बट सपोज कोई आप ऐसे स्टडी कर रहे हो हॉस्पिटल्स के ऊपर जहां पर आपको पता है कि वैसे ही डेटा कम मिलता है, तो इवन पैनल मेंबर्स अंडरस्टैंड, बट फिर भी आपका कितना मिनिमम सैंपल साइज होना चाहिए, ये आपको सिस्टमेटिक वे से कलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे मुझे पता लगेगा? आप जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हो उसमें आप जाके देखिए कि वो स्कॉलर्स ने कैसे अपना सैंपल साइज को जस्टिफाई किया। आई हैव सीन पीपल कंप्लीटिंग अ रिसर्च पेपर, ठीक है, एंड कलेक्टिंग डेटा ओनली फ्रॉम 30 सैंपल साइज। अब ये आप क्वालिटेटिव स्टडी करो तो एक बार चल जाता है, बट क्वांटिटेटिव में ये बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ लोग 900 लोगों के से डेटा कलेक्ट करते हैं एक रिसर्च पेपर पे। ठीक है, तो आप जब भी करो ना, जस्टिफाई करो। रिमेंबर, when for each and every element of research methodology, if you start justifying, okay, you give the correct explanation in your thesis, in the research paper, the chances of selection of your research paper in a good quality journal increases. Additionally, you know what you are doing, okay, and trust me, you will not face difficult questions during your research PhD open defense while, ओके। तो सैंपल साइज यहाँ पर डिपेंड होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज, स्टैटिस्टिक टेक्निक, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रिसर्च डिजाइन, आपको सब पता होने चाहिए। ठीक है, अब याद रखिए, देखिए अब मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो अगर मैं बस कम्यूटर्स इन मुंबई स्टडी कर रही हूँ, तो बस कम्यूटर्स इन वर्ल्ड, बस कम्यूटर्स इन इंडिया और बस कम्यूटर्स इन मुंबई मेरा पॉपुलेशन होता है कि बताइए? ठीक है, क्या पूरे दुनिया, अगर मैं सिर्फ बस कम्यूटर्स, बीएसटी बस कम्यूटर्स इन मुंबई को स्टडी कर रही हूँ, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, उसमें से भी अगर मैं सिर्फ 600 लोगों से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो जो मेरा पॉपुलेशन है वो क्या है? क्या वो पूरे कंट्री का है बस कम्यूटर्स, मतलब पूरे इंडिया का? क्या वो पूरे वर्ल्ड का है? तो ये जिस दिन आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, तो आप करेक्ट हो गए। ओके, मैं फिलहाल यही नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडल ऑफन रिक्वायर्स लैब सम्स। ओके, चलिए, पुअर क्वेश्चन है डिजाइन, ये तो बहुत ही बड़ी गलती होती है। मैंने देखे ऐसे लोगों के भी थीसिस एक्सेप्ट हुए। आई एम नॉट सेइंग यू आर, किसी ने गलत किया, या एक टाइम पर अवेयरनेस नहीं होती थी, तो अब जब है तो लेट्स मेक अवर रिसर्च इम्पैक्टफुल। ओके, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, मेरा भी था, लेकिन मेरा इतना भी बड़ा नहीं था कि मैं उसको बोलूं बहुत लेंदी है। आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता, और मेरी रिसर्च का डेटा मैं कलेक्ट करने जाती हूँ तो मेरा बेनिफिट है, लोगों का तो है नहीं। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर गोइंग टू जेन्युइनली सपोर्ट यू फॉर फिलिंग द डेटा, दैट ऑल्सो विद कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऊपर कुछ और मार्क किया, नीचे कुछ और मार्क किया, वो चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जितने लेंदी हो गया आपका डेटा कलेक्शन उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। एम्बिगुअस मतलब बहुत ही वेग है, पता ही नहीं क्या पूछ रहे। डबल बैरल क्वेश्चंस कैसे होते हैं? सपोज मैं कोका कोला के ऊपर स्टडी कर रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ कोका कोला रिफ्रेशिंग है और एनर्जेटिक भी है। ठीक है, अब किसी को बोलना था वो रिफ्रेशिंग है बट एनर्जेटिक नहीं है, बट मैंने एक ही में पूछे दो क्वेश्चंस, तो लोग टिक मार्क करते जाएंगे। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन, ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। Now, wrong question. Do you think AI and digital marketing improve satisfaction and customer profitability? Two questions are combined into one. जो मैंने ऊपर double barrel questions पर. Correct version is, does AI improve customer satisfaction? Second question, does AI improve profitability? अब अगर satisfaction और profitability दोनों पता करने थे तो ही पूछिए, इसलिए नहीं पूछे कि एक को मैंने दो में कर दिया, मतलब मैंने क्वेश्चंस बचा लिए। ओके, जो रेलेवेंट है उसी को आप पूछिए। यूजिंग अनवैलिडेटेड स्किल्स, ये जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि during PhD use validated scales. Validated scales means models. Okay, creating random measurement items without reliability. हमको लगता है स्ट्रेस ऐसे ही मेजर करते हैं तो हमने मेजर कर लिया। ठीक है, तो प्रीवियसली वैलिडेटेड स्केल्स, जैसे मैं बार बार टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल, सर्विस क्वालिटी बता रही हूँ। ठीक है, पायलट टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्टिंग एंड पायलट टेस्टिंग, और इट हैज टू बी रिपोर्टेड इन योर थीसिस ऑल्सो। क्रॉनबैक अल्फा, रिलायबिलिटी एनालिसिस, ये जब आप स्टैटिस्टिशियन के साथ बैठते हैं या आप खुद भी स्टडी कर रहे हो तो याद रखिए वैलिडेटेड स्केल्स को यूज करिए। देखिए, एक होता है कि मैंने अमेरिका से स्टडी की और वो स्केल इंडिया में यूज हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है कि वहां पर स्केल वैलिडेटेड थी, क्या यहाँ पर होगी? तो जिसकी स्केल है आप उनको परमिशन ले सकते हैं। फॉरेन में लोग हैं ना, एक दूसरे से परमिशन लेके काम करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी पब्लिक डोमेन में ना, हम यूज कर लेते फ्री। चलिए, अब याद रखिए कि आप भले उनको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, बट अगर आपको लगता है वो ऑथर जिंदा है, लिविंग है, तो एक बार उनको मेल डाल के पूछिए कि सर कैन आई यूज योर दिस क्वेश्चन फॉर माई थीसिस। इफ यू गेट अ रिप्लाई, वेरी गुड। अदरवाइज फिर अगर आप उनको एक्नॉलेजमेंट देके अपने गाइड सुपरवाइजर से बात करके फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोरिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये थोड़ा टेक्निकल डिटेल हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी देखिए, बुखार होता है तो थर्मोमीटर यूज करते हैं,
और वजन नापना है तो वेइंग मशीन यूज करते हैं। तो ऐसे हर चीज का एक करेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी पता होना चाहिए। और रिलायबिलिटी हम क्यों चेक करते हैं? कंसिस्टेंसी के लिए। वैलिडिटी क्यों करते हैं? एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी गोज टुगेदर, तो जस्ट रिमेंबर ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके और अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आजकल नेट के पेपर में ये रिसर्च एप्टीट्यूड और कॉमर्स के यूनिट 5 में बहुत सारा बार पूछा गया है। कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ओके चलिए, रॉन्ग स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये तो क्या होता है ना, अभी एट इनिशियल स्टेज व्हेन आई एम प्लानिंग टू अपीयर फॉर और फेस द पीएचडी इंटरव्यूज, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, मतलब मुझे टाइटल ही नहीं पता, टॉपिक ही नहीं पता, तो स्टैटिस्टिक्स तो दूर की बात है, तब की तब देख लेंगे। बट अब क्या है ना, अगर अब आप चैट जीपीटी से अपना प्रपोजल बना रहे हो तो नो डाउट आप बनाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कॉपी पेस्ट करके ले जाओ, बट याद रखिए कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ना उसमें स्टडी कीजिए कि उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव में क्या अचीव किया, कौन से तरीके से अचीव किया। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज ऑलवेज गोइंग बैक टू योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अच्छा रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर उतने स्ट्रॉन्ग आपकी थीसिस, क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन सब होगा, क्योंकि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। ओके तो यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्टिव एप्रोप्रिएट टूल है, आपको रिलेशनशिप ढूंढना है, कोरिलेशन होगा, इम्पैक्ट चेक करना है, रिग्रेशन होगा, ठीक है। ये जस्ट मैं टेंटेटिवली बोल रही हूँ। ग्रुप डिफरेंस है, टी टेस्ट, एनोवा। टी टेस्ट कब लगता है? जब 2 कैटेगरीज होती है कि सैंपल साइज इतना होता है, तो ये एनोवा का फुल फॉर्म क्या है, एनोवा के बाद भी कुछ करना पड़ता है क्या, ठीक है। और हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप सेम, अब जैसे मैंने स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडल लगाया था, कोई मुझे पूछा आपने रिग्रेशन क्यों नहीं यूज किया, तो आपको पता होना चाहिए कितने वेरिएबल्स थे मेरे स्टडी में, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी इम्पैक्ट करते हैं। ओके एंड लैक ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर स्टैटिस्टिकल टूल्स, एक फेवरेट क्वेश्चन होता है बहुत सारे पैनल्स का, जब आप ओपन डिफेंस वाइवा फेस करते हैं कि अगर आप क्वांटिटेटिव के बदले क्वालिटेटिव स्टडी करते तो क्या यूज करते, तो यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई यू हैव यूज्ड एसपीएसएस और व्हाई सेम वाज अ बेटर अप्रोच, और मे बी हमने क्यों नहीं रिग्रेशन यूज किया। ओके जिस दिन आपके पास इसके आंसर्स होंगे आपको पता है आप ये क्यों करें। अब देखिए काई स्क्वायर टेस्ट पैरामीट्रिक है कि नॉन पैरामीट्रिक, मैं नेट सेट को पढ़ाती हूँ ना, तो वहां पर वो पैरामीट्रिक भी बन जाता है और नॉन पैरामीट्रिक भी बन जाता है। बट जब हम एक्चुअल रिसर्च करते हैं ना, तो आप जब नॉर्मेलिटी चेक करते हो ना, तो ही आप डिसाइड कर सकते हो। ओके so the study uses multiple regression analysis to examine the effect of AI adoption factors on employee productivity, IBM, SPSS, statistics ऐसे लिखते हैं। ओके तो स्टडी ने क्या यूज किया? मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। क्यों? क्योंकि उसको इफेक्ट एग्जामाइन करना था, इफेक्ट ऑफ AI adoption factors on employee productivity, ठीक है। इग्नोरिंग एथिकल कंसिडरेशंस, वेरी सीरियस इशू। मुझे लगता है कि इंडियंस है ना इन चीजों को बहुत इग्नोर करते हैं, बट नेवर डू दिस, ठीक है। हर चीज पर एथिक्स होना चाहिए, ठीक है। हमने जब हम क्वेश्चनर भी फ्लोट करें ना अपने एकेडमिक ग्रुप्स पर, वहां पर भी आपको स्टार्टिंग में चीजें लिखनी चाहिए कि आप, हम बताते हैं कि हमने परमिशन ली है कि नहीं। अब जैसे एक्सपेरिमेंट्स था तो, या फिर एचआर से गई कॉन्फिडेंशियल डेटा इन्फॉर्मेशन लिया है, या कोई होटल रूम्स पर आपने जाके स्टडी की, या तो फिर आप कोई हॉस्पिटल्स में जाके स्टडी कर रहे थे, तो आपको याद रखना ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए कि आपने एथिक्स फॉलो किए, आपने लोगों से फोर्सफुली डेटा नहीं भराया, आपने किसी की प्रीवेसी को हर्ट नहीं किया, या कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की गई। हम बस लिखते थे कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन, और फिर हमने बाद में वो डेटा वायरल कर दिया, ठीक है। वॉट एवर इट इज, एआई एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैं कहती हूँ आप पीएचडी को आउटसोर्सिंग कराते हो, कैन यू गिव क्रेडिट टू दैट पर्सन, क्या आप एथिकल हो, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। तो रिसर्च इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, एआई, सोशल मीडिया डेटा स्क्रैपिंग, मेंटल हेल्थ एनालिटिक्स रिक्वायर्स एथिकल अप्रूवल एंड इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। और अभी तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है यूजीसी की, आपको मैंडेटरली एथिक्स का भी कोर्स कंप्लीट करना होता है, 2 क्रेडिट्स, 4 क्रेडिट्स, 6 क्रेडिट्स, अंटिल एंड तब तक जब तक आप नहीं करते यू डोंट गेट दैट सर्टिफिकेट, यू आर नॉट एबल टू सबमिट योर पीएचडी थीसिस आल्सो। ओके ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई टूल्स, ये तो बहुत ही बड़ी गलती हो रही है जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एकेडमिक वैलिडेशन होती ही नहीं, ठीक है। आप डायरेक्टली हर जगह से कॉपी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कुछ कुछ लोग 10-10 दिन में भी पीएचडी कंप्लीट कर पाते, अपनी थीसिस लिख पाते, मतलब दिस आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग बहुत ही गलत करते जा रहे हैं, बट यस इट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, है ना। तो आप जो भी कर रहे हो, मैं कह रही हूँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर से करिए, उसको असिस्टेंस के लिए यूज कीजिए ना, अपनी सोच, अपनी दिमाग, अपना नॉलेज यूज कीजिए। ओके फेक साइटेशंस हो रहे हैं, वीक थ्री आर्टिकल, और अभी रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पर पढ़ा, किसी ने पेपर पब्लिश किया कि यू यूज माय नेम, आई यूज योर नेम, यही चल रहा है मार्केट में। कुछ कुछ लोग एक दूसरे की मेरा एक फ्रेंड है वो काफी पैसा कमा रहा है, मतलब लोगों के चैप्टर्स लिख के या फिर थीसिस लिख के,
एंड मतलब दे डोंट रियलाइज दैट इट इज एन अनएथिक प्रैक्टिस, बिकॉज उनका वो बिजनेस है और उनको लगता है कि वी आर हेल्पिंग पीपल। ठीक है, अभी ये बहुत सारा डिबेटेबल टॉपिक है, मेरी तो बहुत सारे लोगों पर इस पर झगड़े भी हो चुके हैं कि जो आप हाउ डू यू फेस योर सेल्फ, मतलब आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा वाहिगुरु जी। तो जो गलत है वो गलत है। ठीक है, आप पैसे लेके कुछ काम करके दे रहे हैं बट वो अनएथिकल है ना। तो चलिए ये तो बहुत अलग बात है। बट यूज एआई टूल्स ओनली फॉर इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग, लैंग्वेज रिफाइनमेंट, स्ट्रक्चर गाइडेंस। मैं भी यूज करती हूँ बट हम उसको एथिकली यूज करें। ठीक है, और मैं हमेशा बोलती हूँ अगर कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट आप दे रहे हो तो लिख दो कि फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज है, क्योंकि क्या है ना, अभी जैसे मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, मैंने भी एग्जांपल्स यहाँ वहां से लिए, तो मैं उसको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो मेरा ही नॉलेज है। बाकी तो मैं भी कंटेंट यहाँ वहां से लेके आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, बट व्हाट आई एम एडिंग टू इट वो आपको वर्थ देगा। ठीक है, बुक्स को कभी कभी 100 बार पढ़ने से भी नहीं समझ आती, और एक बार एक टीचर का सेशन सुन लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो इनकंसिस्टेंट अक्रॉस प्रपोजल सेक्शंस, हाँ, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारा जैसे एक होता है ना फेविकॉल जोड़ता है सबको, या कोई एक चीज वो होनी चाहिए फ्लो, कोहेरेंस बोलते हैं उसको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में। डिफरेंट सेक्शंस डू नॉट कनेक्ट लॉजिकली, इनफैक्ट व्हेन यू आर राइटिंग योर थीसिस द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी कनेक्टेड टू द सेकंड शुड फ्लो टू द थर्ड। ऐसे वो कहानी चलती चाहिए। और जैसे ही फर्स्ट चैप्टर भी एंड होता है ना, आपको बताना होता है कि आपने इसमें क्या लिखा है, एंड नो व्हाई यू आर मूविंग टू द सेकंड चैप्टर एंड व्हाट विल बी द सेकंड चैप्टर अबाउट। और पॉसिबिलिटी है तो सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में भी लिखिए कि अब तक हमने ये किया और अब ये करने वाले। ओके, तो एक ब्यूटीफुल फ्लो लगता है, ऐसे लगता है वो कनेक्टेड। और मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे जो सिर्फ वीकेंड्स में काम करते हैं, वैकेशंस में। लिखा समर में बैठ के कुछ और लिखा, विंटर में बैठ के कुछ और लिखा, उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाए। ये तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि अलग अलग महीने में काम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धूप का असर पड़ रहा था या ठंडी लग रही थी, नो, वो फ्लो नहीं बनता। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, क्वेश्चन एंड मेजर्स, जॉब सेटिस्फेक्शन, हाइपोथेसिस टेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया था सेकंड थर्ड पॉइंट में कि कोहेरेंस, देयर शुड बी अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस एंड सो ऑन। ठीक है, लैक फिजिबिलिटी, कॉमन मिस्टेक होती है सेलेक्टिंग इन प्रैक्टिकल स्टडीज। देखिए जैसे कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑल इंडिया बैंक्स, studying global AI companies with no access, conducting longitudinal research without time resources। longitudinal मतलब एक ही टारगेट पॉपुलेशन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं। जैसे कॉम्प्लेन, आई एम अ कॉम्प्लेन गर्ल अगर बोले तो पहले उनको मेजर किया 11 to 13 एज में, फिर 14 to 16 एज में, फिर ऐसे करते हैं, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल। बेटर अप्रोच, नैरो डाउन करिए ज्योग्राफी, इंडस्ट्री, टारगेट, रिस्पॉन्डेंट्स, टाइम। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया। और फाइनली मैं बोलूँ नो ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं कर रही थी कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन, तो मैंने ऑपरेशनल डेफिनेशन दिया था कि मेरी स्टडी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजिंग द वर्ड कंप्यूटर और पैसेंजर, एंड फिर मेरी स्टडी में उसका सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर होने वाला है वो भी मैंने डिफाइन किया था। ओके, सो वेरिएबल्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। एग्जांपल, कंज्यूमर ट्रस्ट कैन मीन डेटा सिक्योरिटी ट्रस्ट, ब्रांड ट्रस्ट, इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट, प्लेटफॉर्म ट्रस्ट। सो ऑपरेशनल डेफिनेशंस, उस ट्रस्ट, कंज्यूमर ट्रस्ट आपकी स्टडी में क्या बता रहा है। ठीक है, मेरे में कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन क्या था, कंप्यूटर सेटिस्फेक्शन और रेस्टोरेंट का विजिट बहुत अलग है, बराबर। तो ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्लैरिफाई एग्जैक्टली व्हाट इज बीन मेजर। वीक डिलिमिटेशन एंड स्कोप, ठीक है, ये तो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि लिमिटेशन स्कोप सब एक ही होता है, याद रखिए डिफरेंट है। स्कॉलर्स फेल टू डिफाइन ज्योग्राफिक स्कोप, सेक्टर, रिस्पोंडेंट कैटेगरी, टाइम फ्रेम। Better example, this study is limited to Gen Z consumers using fintech apps in metropolitan cities of India during 2025-26। एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी इन मेथोडोलॉजी, कॉमन मिस्टेक्स क्या है, एडेड एडवांस मॉडल्स ओनली टू अपीयर सोफिस्टिकेटेड। जैसे मैंने आपको बताया अगर कैलकुलेटर से काम होता है तो मशीन्स पर मत जाइए। तो आप सेम इसलिए यूज करें, मशीन लर्निंग इसलिए यूज करें क्योंकि वो ट्रेंड है, सब यूज कर रहे। चेक वेदर यू आर कंफर्टेबल विथ इट, whether your research topic requires it, and what you are using it for। ओके, तो मेडिएशन, मॉडरेशन विदाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट प्रैक्टिस, चूज मेथड्स बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डेटा टाइप, रिसर्च कैपेबिलिटी एंड नॉट ट्रेंड्स। आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपका डेटा की क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या स्टडी कर रहे हो, आपको क्या अचीव करना है। ओके, एंड फाइनली प्लेजरिज्म इन मेथोडोलॉजी सेक्शन, कॉपिंग मेथोडोलॉजी फ्रॉम थीसिस और पब्लिश पेपर्स, रिस्क, आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है, एथिकल वायलेशन हो सकती है, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, यूज लिटरेचर फॉर गाइडेंस एंड नॉट डुप्लीकेशन। ठीक है,
आप किसी का कुछ यूज करें, जैसे अगर आपको लगता है आज मैंने आपको सपोर्ट किया है, आप मेरी थीसिस को भी जाके चेक कर सकते हैं, शोध गंगा पर अवेलेबल है। मेरा अकाउंट है गूगल स्कॉलर पर, आप वहां पर भी जाके मेरे रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है आई हेल्प यू समहाउ, तो आप अपने थीसिस में मुझे एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है आप किसी के एब्सेंस में भी उनको याद रख रहे हैं और उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ओके, फेलियर टू लिंक मेथोडोलॉजी विथ रिसर्च क्वेश्चंस, आपकी कहानी अलग अलग चल रही है। रिसर्च क्वेश्चंस आर नॉट आंसर्ड थ्रू मेथोडोलॉजी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट अलाइन विथ रिसर्च क्वेश्चंस। देखिए, रिसर्च गैप के बाद रिसर्च क्वेश्चंस के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चन है। आई रिपीट, टॉपिक से आपको टाइटल टाइटल आप बाद में बना सकते हैं, पहले जब ये बना रहे हो तो आपका टॉपिक पता हो गया, नैरो डाउन कर दिया, फिर आपने रिसर्च गैप्स ढूंढे, रिसर्च गैप से आप रिसर्च क्वेश्चंस पर गए, फिर रिसर्च क्वेश्चन से आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पर गए, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस पर जाइए, तो ये कहानी चलनी चाहिए, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ठीक है। उसी में से ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में आपके पास वेरिएबल्स है, आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, थ्योरेटिकल है, स्टैटिस्टिकल टूल्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स मस्ट अलाइन विथ रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस मस्ट अलाइन विथ ऑब्जेक्टिव्स, वेरिएबल्स विद द फ्रेमवर्क, स्टैटिस्टिकल टूल्स विद द हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो सेशन पसंद आया है तो मैं बोलूंगी मुझे रिजल्ट लाके दीजिए। और रिजल्ट लाना मतलब क्या है, मेरा कहना कि अच्छी रिसर्च कीजिए, इम्पैक्टफुल। मुझे भी स्टार्टिंग में अगर बहुत अच्छा गाइडेंस मिला होता तो आई कुड हैव डन 100%। हमारे गाइड्स, रिसर्च सुपरवाइजर्स भी हमारे साथ ग्रो होते हैं, और टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, स्टैटिस्टिक्स रिसर्च हर दिन बदल रहा है, तो जितना अपने आप को अपडेटेड रखेगी उतना फायदा होगा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मेथडोलॉजी इज नॉट about using the most advanced statistical tools or complicated models. It is about logical alignment, clarity, feasibility, theoretical support, appropriate research design, ethical and valid data collection. A well-designed methodology increases proposal approval chances. Your career will change. Your life will change. You will add another academic milestone in your life. पब्लिकेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव होगी, मेरे कॉलेज का रैंक बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशन का रैंक बढ़ेगा, इंडिया का रैंक बढ़ेगा, ठीक है। थीसिस की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन कर पाएगी, ठीक है। सिर्फ करने के लिए नहीं करना है। मैं पूरे साल में ना कभी कभी बोलूँ एक पेपर नहीं कर पाती, एंड देयर आर पीपल हु आर डूइंग 10-15 पेपर्स इन अ ईयर। मैं किसी के ऊपर डाउट नहीं कर रही हूँ, बट यस मुझे लगता है कि जब भी करिए ना, भले आप साल में एक अच्छा रिसर्च पेपर कीजिए, ओके। एंड अभी एनआरएफ रैंकिंग में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो लेट्स देखे कि ये रिसर्च कल्चर हम कल्टीवेट कर पाए। मैं भी बिल्कुल, बहुत सारे अभी डिबेट्स चल रहे थे, मैंने काफी लोगों से इस पर बात की कि हम टीचर्स और रिसर्चर्स, बट याद रखिए जब हमारा सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, तो हम द लीस्ट वी कैन डू इज अपग्रेड आवरसेल्व्स, ठीक है। मैं इस पर नहीं बोलूंगी कि टीचर रिसर्चर नहीं हो सकता, रिसर्चर टीचर नहीं हो सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब कुछ कर ही रहे हैं, और जब करना है तो बेहतरीन तरीके से करना है। Research methodology is one of the most critical sections of a PhD or academic research proposal. Many scholars select good topics, but lose research quality due to weak methodological planning. So, I have discussed the most common mistakes across all major elements of research methodology, along with the updated examples from emerging research areas such as AI, digital marketing, fintech, sustainability, consumer behavior, HR analytics, and so on. ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये सेशन आपके लिए यूजफुल था तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, और मैं कॉलेज के लिए सेशंस डिलीवर करती हूँ, तो आप मुझे अपने कॉलेज में इनवाइट कर सकते हैं फॉर नेट सेट, नेट जर्नल पेपर 1 एंड नेट कॉमर्स पेपर 2, और पीएचडी गाइडेंस भी मैं देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी सेशंस ने आपको हेल्प किया है, तो आप अपने यूजी स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स और फैकल्टीज कोलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए, और जाते समय मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नेट के फॉर्म में ना बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो डिजी लॉकर का जो सिस्टम है, तो इवन आई एम नॉट श्योर व्हाट इज टू बी डन। तो देखिए बहुत बच्चों ने ट्वीट किया है, ठीक है, यूजीसी को, यूजीसी नेट एनटीए को। तो देखिए अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है, और अगर आप में से किसी ने फॉर्म भर दिया है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, अगर आपके पास मेरा नंबर है या कमेंट में लिखिए, तो आई गेट कनेक्टेड टू यू। किसी की कभी भी हेल्प कीजिए, मैं कहती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सब कुछ किसी के लिए दे दीजिए, बट येस आई बिलीव इन गिविंग।
क्योंकि मैं ये मानती हूँ, एक तो मैं सिखिज्म का प्रिंसिपल स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ। 10-1 कहते हैं हमारे में से 1/10 ऑफ अर इनकम। तो अगर आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो भले मैं एजुकेशन से शेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम सब एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट हो जाए तो। और एक मैंने कोट पढ़ा है कि कंपटीशन होता है लोअर लेवल में, जो हाई लेवल वाले सोचते हैं लोग, ठीक है, दे ऑलवेज कोलैबोरेट। ओके, तो ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग। किसी ने आपके साथ बुरा किया, एक बात भूल जाइए, ठीक है, लेसन लर्न कीजिए। जिन्होंने बुरा किया, कुछ आपके साथ गलत हुआ, भूल जाइए। कोशिश कीजिए कि मैं किसी से उम्मीद ही ना रखूं हेल्प करने से पहले, या तो सिंपल ऑप्शन है नो बोल दीजिए, बट किसी के लिए बुरा मत सोचिए। ओके, बिकॉज यूनिवर्स वो अट्रैक्ट करता है, और हमारे साथ भी फिर वही होता है। ओके, तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई सेशंस। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर किसी ने मुझे ये मैसेज किया कि मैम आपकी वजह से हम एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर पीएचडी एनरोल कर पाए। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी जर्नी में असिस्टेंस किया है, तो मुझे बाद में जरूर अपनी खुशी शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, और जाते समय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।